हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चौधरी सलमान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सल्फाई। उम्मीद है कि आपको हमारी जो पिछली वीडियोस थी रिगार्डिंग अपकमिंग टेस्ट ऑफ लेक्चर्स इन फिजिक्स सेकेंडरी स्कूल टीचर थ्रू एसपीएससी और एफपीएससी जो है वो आपको पसंद आई होगी। तो इसी सिलसिले को आगे लेकर चलते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ के बारे में आपको नोटिफाई हो सके। तो चलते हैं, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज इज अ नियॉन साइन डज नॉट प्रोड्यूस। ये कह रहा है कि नियॉन गैस जो है वो क्या प्रोड्यूस नहीं करती। लाइन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस नहीं होता है, इसमें एमिशन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस नहीं होता है। ऑप्शन सी जो है एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और ऑप्शन डी जो है फोटॉन्स है। तो याद रखिएगा कि नियॉन गैस जो है अगर उसको आप आयनाइज करेंगे तो उसमें से निकलने वाली जो रोशनी है या लाइट जो है वो एक तो लाइन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करती है, दूसरा उनमें से जब रोशनी या रेडिएशंस इमिट आउट होती हैं तो एमिशन स्पेक्ट्रम जो है वो भी हमें प्रोड्यूस होता है। और तीसरा ये कि ये नियॉन गैस जो है वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब नहीं करती या फोटॉन्स को एब्जॉर्ब नहीं करती, तो इनमें से जो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है वो नहीं बनता। तो आप ये कह सकते हैं कि नियॉन साइन डज नॉट प्रोड्यूस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जबकि ये फोटॉन्स को इमिट आउट करता है। एज अ रिजल्ट एमिशन स्पेक्ट्रम भी बनता है और ये लाइन स्पेक्ट्रम होता है, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इसमें नहीं बनता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। आवर नेक्स्ट एमसीक्यूज इज न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ। बहुत इजी एमसीक्यूज है कि न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर जो है वो एसआई यूनिट किसका है? सरफेस टेंशन का है? नहीं, सरफेस टेंशन का न्यूटन पर मीटर होता है। फोर्स का न्यूटन है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मोमेंटम का न्यूटन सेकंड या किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर ये विस्कोसिटी का है, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सेकंड, पास्कल सेकंड भी आप इसे कह सकते हैं, ये विस्कोसिटी का यूनिट है। पास्कल सेकंड कह लें या न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर कह लें तो ये विस्कोसिटी का एसआई यूनिट है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास क्या है। टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन। ये कह रहा है कि एक पार्टिकल जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में है तो उसकी टोटल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गए? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑप्शन ए एम्पलीट्यूड, ऑप्शन बी द स्क्वायर रूट ऑफ द एम्पलीट्यूड, ऑप्शन सी स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, ऑप्शन डी रेसिप्रोकल ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो याद रखिए कि ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड होती है। तो इसका रिलेशन मैंने आपको बता दिया कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू इज द वेक्टर इन स्पेस हैज वन कंपोनेंट, टू कंपोनेंट, थ्री कंपोनेंट, नन ऑफ दिस। तो स्पेस में है वेक्टर के कितने कंपोनेंट बनेंगे? ये यूनि डायरेक्शनल होगा, टू डायमेंशनल होगा, या थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट उस या उस वेक्टर जो है थ्री डायमेंशनल होगा। तो याद रखिएगा स्पेस में अगर आप किसी भी चीज़ की पोजीशन को लोकेट करना चाहते हैं तो आपको थ्री वेक्टर कंपोनेंट्स जो है वो चाहिए। तो यहाँ पर वेक्टर जो है स्पेस में उसके तीन कंपोनेंट होंगे। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू इज द करेक्ट रिलेशन इज। करेक्ट रिलेशन पूछ रहा है, नीचे हमारे पास ए डॉट बी का प्रोडक्ट दिया गया, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए डॉट बी इज नॉट इक्वल टू बी डॉट ए। ऑप्शन सी है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। ऑप्शन डी है ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, यानी कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का दिया तो इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है कि ए डॉट बी जो है वो बी डॉट ए के इक्वल होता है, इनका रिजल्ट दोनों साइड्स का सेम आएगा। तो बी ऑप्शन जो है सेम नहीं आएगा, ये भी गलत है। और सी जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट का है तो उसमें ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होता है, सिर्फ बी क्रॉस ए नहीं होता, इसलिए वो भी गलत है। और ए डॉट बी जो है वो स्केलर क्वांटिटी आएगी, दूसरी तरफ वेक्टर क्वांटिटी है डी ऑप्शन में, तो वो भी नहीं है। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए जो है डेट इज द करेक्ट रिलेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू इज एंटी नोड्स और पॉइंट्स वेयर। ये वेव्स में हमारे पास जो है स्टेशनरी वेव्स वगैरह हो तो उनमें नोड्स और एंटी नोड्स वगैरह होते हैं। तो ये पूछ रहा है कि उनमें एंटी नोड्स जो हैं वो कौन से पॉइंट होंगे? स्ट्रेन इज मैक्सिमम, जहाँ पर स्ट्रेन जो है वो मैक्सिमम होगा, फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम होगी, जहाँ पर वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, या एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। तो याद रखिए किसी भी वेव में एंटी नोड्स वो वाला पॉइंट होता है जहाँ पर उस वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम हो। सो एंटी नोड्स आर पॉइंट्स वेयर एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम। नेक्स्ट एमसीक्यू इज व्हेन द मास एंड स्पीड ऑफ द बॉडी आर डबल। ये कह रहा है कि मास और स्पीड को जब डबल करेंगे तो मोमेंटम क्या होगा? हमें पता है कि मोमेंटम का जो फार्मूला होता है वो होता है P इज इक्वल टू एम वी। तो अगर मास भी डबल कर देंगे 2m कर देंगे और वेलोसिटी भी स्पीड भी डबल कर देंगे 2v कर देंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। तो इसका मतलब मोमेंटम जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। व्हेन द मास एंड द स्पीड ऑफ द बॉडी आर डबल द मोमेंटम विल बिकम्स 4 टाइम्स इंक्रीज। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, एफिशिएंसी ऑफ कार्नेट इंजन इज 100% व्हेन टेम्परेचर ऑफ सिंक इज।
ये कह रहा है कि कार्नेट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो 100% होगी जब सिंक का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा। सिंक का टेम्परेचर मतलब T2 की वैल्यू वो पूछ रहा है। तो ये याद रखिए, कार्नेट इंजन की अगर आपने एफिशिएंसी 100% लेनी है तो सिंक का टेम्परेचर 0 होना चाहिए। और जो रिसोर्स है हमारे पास T1 की जो वैल्यू होगी, तो वो हमारे पास जो रिजर्वायर है उसकी जो वैल्यू है वो इन्फिनाइट होगी। यानी कि T1 की वैल्यू इन्फिनाइट हो और सिंक की जो वैल्यू है T2 वो 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पर सिंक का टेम्परेचर पूछ रहा है वो 0 होना चाहिए, तब कार्नेट इंजन की जो वैल्यू होगी एफिशिएंसी की वो 100% होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, फॉर गैसेज ओबेइंग बॉयल्स लॉ, वो वाली गैसेज जो बॉयल्स लॉ को ओबे करती हैं उनसे मुतालिक ये क्वेश्चन है। इफ़ प्रेशर इज़ डबल, प्रेशर को डबल कर देंगे तो वॉल्यूम क्या होगा। तो इनका जो है वो लीनियरली इन्वर्स रिलेशन है बॉयल्स लॉ का, कि अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, तो प्रेशर डबल करेंगे तो वॉल्यूम जो है वो हाफ होगा। तो 1/2 इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, डिस्टेंस बिटवीन एन एंटी नोड, एंटी नोड्स एंड एन एडजेसेंट नोड जो है, ये कह रहा है कि एंटी नोड और नोड के बीच का जो फासला है वो कितना होगा। ऑप्शन ए लैम्डा के इक्वल होगा, ऑप्शन बी है 2 लैम्डा के इक्वल यानी कि 2 वेवलेंथ के बराबर होगा, ऑप्शन 3 है लैम्डा बाय 2 के हाफ वेवलेंथ के बराबर होगा, या ऑप्शन डी जो है लैम्डा बाय 4। तो याद रखिएगा कि अगर हमारे पास स्टेशनरी वेव्स हो तो एंटी नोड्स वो वाले पॉइंट होते हैं जहाँ पर एम्पलीट्यूड की वैल्यू जो है मैक्सिमम हो, और नोड्स वो वाले पॉइंट होते हैं जहाँ पर एम्पलीट्यूड की वैल्यू 0 हो। तो मैक्सिमम यानी कि 90 डिग्री और 0 के बीच का जो एंगल है वो लैम्डा बाय 4 होगा, ये डिस्टेंस जो है। तो एक एंटी नोड और उसके साथ जो कंजेक्टिव जो नोड आएगा उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो लैम्डा बाय 4 होगा। और अगर हम लोग पाई में पूछेंगे तो ये 90 डिग्री बनाता है पाई बाय 2। तो पाई में अगर वो ऑप्शन दे रहा है तो पाई बाय 2, और अगर लैम्डा में पूछ रहा है वेवलेंथ की सूरत में तो ये वेव का फोर्थ पार्ट होगा लैम्डा बाय 4। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, फ्रिक्वेंसीज लेस देन 20 हर्ट्स आर कॉल्ड। ये कह रहा है कि 20 हर्ट्ज से कम जो फ्रिक्वेंसीज होती हैं वो क्या कहलाती हैं। याद रखिएगा कि ह्यूमन ईयर की जो ऑडिबल रेंज है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है, ऑडिबल रेंज जो है। तो इसी के बीच की जो आवाज़ें हैं इंसानी कान सुन सकता है, इससे कम जो है यानी कि लेस देन 20 हर्ट्ज वो भी हम लोग नहीं सुन सकते, और ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज वो भी हम लोग नहीं सुन सकते। ये कह रहा है कि 20 हर्ट्ज से कम की जो आवाज़ें हैं उनका उसका नाम क्या है। तो ऐसी आवाज़ें जो 20 हर्ट्ज से कम हो उन्हें इंफ्रासोनिक साउंड कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, लेजर इज एन इंटेंस बीम ऑफ लाइट विच इज, ये कह रहा है कि लेजर जो है एक इंटेंस बीम ऑफ लाइट है विच इज, ऑप्शन ए मोनोक्रोमेटिक सिंगल कलर होती है, ठीक है। ऑप्शन बी कोहेरेंट सेम फेज होती है, ये भी ठीक है। ऑप्शन सी कॉलीमेटेड सीधी लाइन में सफ़र करती है, सीधे रास्ते पर सफ़र करती है, तो बिल्कुल ऐसे ही है। लेज़र बीम जो है वो बिल्कुल सीधा ट्रैवल करती है, वो इन फेज भी होती हैं उसकी सारी वेव्स, कोहेरेंट भी होती हैं, और वो सिंगल कलर लाइट भी, हाईली कोहेरेंट और मोनोक्रोमेटिक लाइट भी होती है। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं, तो डी पर जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव आर द करेक्ट ऑप्शंस। नेक्स्ट एमसीक्यू तो हमारे पास है, द चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस ऑफ अ सिस्टम इज गिवन बाय, ऑप्शन ए डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन टी। तो ये डेल्टा एस यानी कि एंट्रोपी जो है उसका फार्मूला पूछ रहा है कि एंट्रोपी को कैलकुलेट करना है, क्या फार्मूला है। जी हाँ, ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। चेंज इन हीट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर जो है वो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एंट्रोपी डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन टी होती है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू तो हमारे पास है, द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट इज एविडेंस फ्रॉम, ये कह रहा है कि लाइट की जो पार्टिकल नेचर है वो किस एक्सपेरिमेंट से हम लोग जो है वो प्रूव कर सकते हैं। नंबर 1 पोलराइजेशन, नंबर 2 इंटरफ्रेंस, नंबर 3 डायफ्रैक्शन, नंबर 4 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो याद रखिएगा पोलराइजेशन जो है वो वेव्स की ही पोलैरिटी हम लोग क्रिएट करते हैं, तो वो पार्टिकल नेचर को शो नहीं करती। इंटरफ्रेंस और डायफ्रैक्शन भी वेव की प्रॉपर्टी हैं, जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये आइंस्टाइन ने जो किया था, और इसी की बेस पर उसे नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप लाइट की जो है वो पार्टिकल नेचर को प्रूव कर सकते हैं। सो ऑप्शन डी जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, साउंड वेव्स आर, साउंड वेव्स क्या हैं। ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, नो साउंड वेव्स आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऑप्शन बी मैकेनिकल वेव्स, ऑप्शन सी ट्रांसवर्स वेव्स, ऑप्शन डी रेडियो वेव्स। तो मैं आपको बताऊं कि साउंड वेव्स जो हैं वो रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, तो साउंड वेव्स रेडियो वेव्स नहीं होती। ऑप्शन सी ट्रांसवर्स वेव, तो ट्रांसवर्स भी नहीं होती क्योंकि ट्रांसवर्स जो हैं वो अप एंड डाउन मूव करती हैं, साइनसोइडल वेव बनाती हैं, तो बेसिकली ये लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव होती हैं। तो ऑप्शन बी जो है मैकेनिकल वेव,
तो साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स बट बिकॉज इट रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपगेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं जिन्हें मीडियम रिक्वायर हो, और साउंड वेव्स को भी कोई ना कोई मीडियम रिक्वायर होता है प्रोपगेट करने के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, किलोवाट आवर इज़ अ यूनिट ऑफ। किलोवाट आवर किस चीज़ का यूनिट है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक एनर्जी का, नन ऑफ दिस का। अच्छा, बहुत सारे जो हैं हमारे दोस्त ये भी समझते होंगे कि शायद किलोवाट आवर, वाट जो है ये पावर का यूनिट, किलोवाट आवर जो है वो पावर का यूनिट है, लेकिन ऐसा नहीं है। बेसिकली किलोवाट आवर जो है वो एनर्जी का यूनिट है, सिर्फ वाट जो है वो पावर का यूनिट है। तो पावर जो होता है वो एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है, तो अगर टाइम एनर्जी को डिवाइड करे तो उस तरफ आकर वाट के साथ अगर मल्टीप्लाई करे तो ये वाट आवर बन जाए। किलो का मतलब है कि 1000, तो 1000 वाट एक घंटे में अगर ये सप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब एनर्जी जो है इतनी हमें प्रोड्यूस हो रही है, सप्लाई हो रही है। तो किलोवाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, ऑल मोशंस आर एब्सोल्यूट, बी यूनिफॉर्म, सी रिलेटिव, नन ऑफ दिस। तो ये याद रखिएगा कि ऑल मोशंस आर रिलेटिव टू ईच अदर, तो तमाम के तमाम मोशंस जो हैं वो रिलेटिव हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि अगर फॉर एग्जांपल आप एक बंद ट्रेन में हैं तो आपके साथ अगर एक शख्स बैठा हुआ और वो ट्रेन बहुत हाई स्पीड मूव कर रही है, तो आपके साथ अगर जो बंदा बैठा हो तो आप उससे बातें वगैरह कर रहे हैं, तो आपके लिए वो शख्स जो है वो रेस्ट की कंडीशन में है। लेकिन अगर कोई बाहर एक ट्रेन से बंदा जो है वो आपको देख रहा है, और वो देख रहा है कि ट्रेन जो है वो हंड्रेड्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है जा रही है, तो उसके लिए आप मोशन में हैं, जबकि आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, रेस्ट में हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं मोशन जो हैं वो रिलेटिव हैं। सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपको मोशन फील नहीं होगा। अगर आपने मोशंस को देखना है तो आपको दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाकर उस मोशन को जो है वो देखना पड़ेगा या उसे नोट करना पड़ेगा। तो मोशंस जो हैं वो रिलेटिव हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल पर ये कह रहा है कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होगा। तो 96 फ़ारेनहाइट होगा, 98.6 फ़ारेनहाइट होगा, 99 फ़ारेनहाइट होगा, या 100 फ़ारेनहाइट होगा। अच्छा, हमारे पास जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है जो डॉक्टर्स के पास आमतौर पर होता है, उस पे जो रीडिंग ली जाती है वो फ़ारेनहाइट स्केल पर ली जाती है। तो इसमें जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर आता है वो आता है 98.6 फ़ारेनहाइट, जबकि यही टेम्परेचर जो है वो सेल्सियस स्केल पर लेंगे तो 36.9, या राउंड ऑफ करके 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है हमारे पास। और इसी तरीके से अगर हम लोग इसे केल्विन में लेंगे तो 310 केल्विन जो है वो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, वी गेट लाइट इनसाइड अ रूम इन डे टाइम ड्यू टू। दिन के वक्त अगर हमारे पास कमरे में जो है वो रोशनी आ रही है बगैर किसी इलेक्ट्रिकल सोर्स के, कोई बल्ब के, ट्यूबलाइट के बगैर बाहर से रोशनी अंदर आ रही है और कमरे में फैल रही है, तो इसकी वजह क्या है? डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, रिफ्रैक्शन जो है वो लाइट का एक मीडियम से, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जो है वो ट्रैवल करना है या मीडियम चेंज करना, तो वहाँ पर लाइट जो अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है, तो अपनी स्पीड को भी चेंज करते हैं, वो रिफ्रैक्शन। लेकिन डे टाइम पर रूम जो है, रूम के अगर फ्लोर वगैरह से है तो वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल नहीं है, तो उसमें रिफ्रैक्शन नहीं होती, पोलराइजेशन भी नहीं होती, इंटरफ्रेंस भी नहीं होती, और इंटरफ्रेंस के लिए आपको दो सोर्स ऑफ लाइट चाहिए होते हैं। तो ये डायफ्रैक्शन होता है। डायफ्रैक्शन का मतलब होता है कि किसी ऑब्स्टेकल से टकरा कर वेव का जो है मुड़ जाना। तो लाइट जो है वो एटम से जब टकराती है, एयर के एटम से, या हमारे पास जो भी मटेरियल उनके एटम से टकराती है, तो उनसे टकरा कर जो मुड़ती है, बेंडिंग होती है, उसकी वजह से ये कमरे में फैलती है। तो हम लोग जो दिन के वक्त कमरे में रोशनी होती है वो डायफ्रैक्शन की वजह से होती है। सो द ऑप्शन ए, डायफ्रैक्शन, इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू इज, द रेडिएशन विच गिव्स सेंस ऑफ हीट इज कॉल्ड। ये कह रहा है कि वो वाली रेडिएशन जो हीट की सेंस दे उन्हें क्या कहा जाता है? अच्छा, ये देखिए हमारे पास चार ऑप्शन है। एक है विजिबल लाइट, इनविजिबल लाइट, इंफ्रारेड रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। तो यूवी रेज जो है वो हमारे पास नॉर्मली एटमॉस्फेयर में बहुत कम होती है, ये ओजोन के थ्रू जो है वो फिल्टर्ड हो जाती हैं। विजिबल लाइट जो है वो आपको देखने में, आप उसे देख सकते हैं, वो सिर्फ हीट की सेंस से नहीं आपको मिलती। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशन है। तो हमारे पास लाइट की एक ऐसी फॉर्म भी है, या रेडिएशन की एक ऐसी फॉर्म भी है जो सिर्फ आप हीट की सूरत में ही महसूस कर सकते हैं। आप पर जब वो पड़ेगी तो आपको हीट फील होगी। तो इन रेडिएशंस को आप इंफ्रारेड रेडिएशन कह सकते हैं। इन्हें आप देख नहीं सकते, ये विजिबल लाइट नहीं होती। तो हीट रेडिएशंस भी इसे कह सकते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस जो हैं भी ये भी कह सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, हीट डेथ विल ऑकर व्हेन। हीट डेथ कब प्रोड्यूस होगी?
तो ये हीट डेथ जो ये हमारे पास एंट्रोपी का एक फिनोमेना है, जब आपके पास वर्केबल एनर्जी जो है ना वो ख़त्म हो जाए तो आप उसे हीट डेथ कह सकते हैं। तो ये याद रखिएगा कि जब वर्केबल एनर्जी हमारे पास ख़त्म हो जाए तो, या दूसरे अल्फाज में आप ऐसे भी कह सकते हैं जब टेम्परेचर थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशंस आ जाए, यानी कि हर चीज़ का जो टेम्परेचर है वो सेम हो जाए, तो हीट ट्रैवल नहीं करेगी, एज अ रिजल्ट आपके पास वर्केबल एनर्जी नहीं होगी, तो आप इसे हीट डेथ कह सकते हैं। तो हीट डेथ तब ऑकर होगा जब ऑल बॉडीज आर एट द सेम टेम्परेचर, थर्मल इक्विलिब्रियम जब होगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू दिस, द इंडक्टेंस इन अ कॉइल प्लेज द सेम रोल एज, ये कह रहा है कि कॉइल में जो इंडक्टेंस होती है उसका जो रोल है वो सेम टू सेम ऐसा है जैसे इनर्शिया प्लेज इन मैकेनिक्स, एनर्जी प्लेज इन मैकेनिक्स, मोमेंटम प्लेज इन मैकेनिक्स एंड नन ऑफ दिस। तो ये बहुत फेमस एमसीक्यूज है, ये जगह जगह पर पूछा जाता है कि कॉइल की जो इंडक्टेंस है उसका जो रोल है वो सेम टू सेम ऐसा है जैसे इनर्शिया जो है वो मैकेनिक्स में अपना रोल जो है वो प्ले करता है। सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज अ नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, एक नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, ऑप्शन ए इंटरेक्ट्स ओनली विद पॉजिटिव चार्ज, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज के साथ इंटरेक्ट करता है। ऑप्शन बी इंटरेक्ट्स विद नेगेटिव चार्ज, सिर्फ नेगेटिव चार्ज के साथ इंटरेक्ट करता है, और इंटरेक्ट्स विद बोथ। तो ये याद रखें नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑप्शन सी दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, इंटरेक्ट्स विद बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा। इट मीन्स अ नेगेटिव चार्ज इंटरेक्ट्स विद बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज 10,000 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ पिथ बॉल, इट्स चार्ज इज नाउ, ये कह रहा है कि कोई रबड़ की बॉल है या प्लास्टिक बॉल है हमारे पास, जिसे पिथ बॉल कहा गया, उसमें से अगर हम लोग 10,000 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हैं तो उसका चार्ज अब क्या होगा। प्लस 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 15 कूलम, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 23 कूलम, ऑप्शन सी माइनस 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 15 कूलम। तो याद रखिएगा कि हमारे पास जो है एक कूलम जो चार्ज हो तो उसमें हमारे पास जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। तो अगर उसमें से 10,000 इलेक्ट्रॉन यानी कि 10 पावर 4 को आप रिमूव कर दें, मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4 भी कर सकते हैं, तो 10 पावर 4 अगर रिमूव कर दें तो ये प्लस 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 15 जो है उसका चार्ज जो है वो बाकी रह जाएगा। तो अगर आप किसी पिथ बॉल में से या प्लास्टिक बॉल में से 10 पावर 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दें तो बाकी जो उसके पास चार्ज बचेगा 1.6 इंटू 10 पावर 15 बचेगा। इस तरीके से बाज़ औक़ात पूछा जाता है कि 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दें तो आप वो जो है वो 10 पावर माइनस 19 में से 10 पावर 6 जो है वो रिमूव कर दें तो बाकी 10 पावर माइनस 13 बच जाएगा। तो 1 मिलियन 1 बिलियन जितने भी आपको वैल्यू दे तो आप उसको रिमूव कर दें। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, इफ़ एयर इज़ रिप्लेस्ड बाय अनदर मीडियम द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ये कह रहा है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन लगा रहे हैं, तो उनके दरमियान पहले तो मीडियम था एयर, ये अब कह रहा है कि एयर की बजाय अगर हम लोग कोई और मीडियम जो है वो रिप्लेस करते हैं तो ये जो फोर्स एक चार्ज दूसरे चार्ज पर लगा रहा है ये फोर्स इंक्रीज होगी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, या ये फोर्स डिक्रीज होगी या सेम रहेगी, डिपेंड्स अपॉन मीडियम। तो ये याद रखिएगा कि एयर जो है वो लाइटेस्ट मीडियम है, इससे लाइटेस्ट जो है वैक्यूम है, तो वैक्यूम में फोर्स ज़्यादा होगी, फिर एयर होगा तो एक चार्ज के दूसरे चार्ज पर फोर्स जो है वो कम हो जाएगी। और जैसे जैसे आप मीडियम चेंज करते जाएंगे तो मीडियम चेंज करने से अब एयर के मुकाबले में आप कोई भी और मीडियम चेंज करेंगे तो उसकी फोर्स की जो वैल्यू है वो पहले के मुकाबले में कम होगी। तो न्यू जो फोर्स होगी वो ओरिजिनल फोर्स डिवाइडेड बाय कूलम कांस्टेंट जो है उस मीडियम का जो होगा तो डिवाइडेड बाय के, तो उस फैक्टर से ये डिक्रीज हो जाएगी। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, इफ़ वी रिप्लेस द मीडियम if we replace air by any other medium the force between two charges will decrease. नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, द रिजल्ट ऑफ प्लेसिंग सॉफ्ट आयरन इनसाइड अ कॉइल, ये कह रहा है कि कॉइल के अंदर अगर हम लोग सॉफ्ट आयरन रख दें तो क्या होगा। इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ऑप्शन बी डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ऑप्शन सी नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो याद रखिएगा कि अगर आप सॉफ्ट आयरन को जो है वो किसी कॉइल के अंदर रख देंगे तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इंक्रीज होगा। सो ऑप्शन ए दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, द appearance of an electric field in a conductor when it is moved across a magnetic field is an example of लेंस लॉ, बी ओम्स लॉ, सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, डी मैग्नेटिक फ्लक्स। ये कह रहा है कि अपेयरेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ कंडक्टर, ये कह रहा है किसी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपेयर होती है जब उस कंडक्टर को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस जो है वो मूव करवाते हैं।
तो मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस मूव करवाने पर कंडक्टर में प्रोड्यूस होने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की एग्जांपल है ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन, कि जब आप किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस मूव करवाएंगे तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो है करंट जनरेट होता है। आप इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, द प्राइमरी कॉइल ऑफ अ ट्रांसफार्मर हैज़ 200 टर्न्स एंड सेकेंडरी कॉइल हैज़ 50 टर्न्स। ये कह रहा है कि ट्रांसफार्मर है, इसकी प्राइमरी कॉइल के अंदर 200 टर्न्स हैं और सेकेंडरी कॉइल में 50 टर्न्स है। इफ़ द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल जो है वो 40 एम्पेयर है, सेकेंडरी कॉइल में जो करंट है वो 40 एम्पेयर है, तो प्राइमरी कॉइल में करंट जो है वो क्या होगा? ऑप्शन ए 10 एम्पेयर, ऑप्शन बी 80 एम्पेयर, ऑप्शन सी 160 एम्पेयर, ऑप्शन डी 8000 एम्पेयर। तो ये बिल्कुल इजी एमसीक्यूज है। इसके लिए फार्मूला होता है N1 मल्टीप्लाई बाय I1, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाय करंट इज इक्वल टू N2 मल्टीप्लाई बाय I2। N1 I1 इज इक्वल टू N2 I2। तो यहाँ पर आपसे I1 की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका फार्मूला बनेगा N2 I2 डिवाइडेड बाय N1। तो N2 हमारे पास है 50 और I2 जो है वो है 40। 50 मल्टीप्लाई बाय 40 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 2000, और डिवाइडेड बाय 200 टर्न करेंगे तो ये 10 एम्पेयर जो है हमारे पास जो प्राइमरी कॉइल का करंट होगा वो 10 एम्पेयर की वैल्यू आ रहेगी। तो आप इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा कि अगर हमारे पास इसके साथ कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसका फार्मूला है N1 I1 इज इक्वल टू N2 I2। तो जिसकी वैल्यू पूछे वो आप उसे ईजिली कैलकुलेट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू तो हमारे पास है, द एनर्जी कंटेंट ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर रिसाइड्स इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज। ये कह रहे हैं कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो कहाँ पर होती है? उसके पोटेंशियल डिफरेंस के उसके बीच में होती है, चार्ज में होती है। तो याद रखिएगा कि कैपेसिटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। सो ऑप्शन ए that the energy stored in a capacitor resides in its electric field between the plates, option A is correct option। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड इन फ्यूजन रिएक्शन ऑफ वन एटम इज नियरली। ये कह रहा है कि अगर हम लोग ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जैसे यूरेनियम वगैरह हो, तो इसके अगर एक एटम को अगर हम लोग फ्यूजन रिएक्शन उसमें करवाएं तो उसमें से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। हमें पता है कि यूरेनियम के एक एटम में फ्यूजन रिएक्शन करवाने की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो ऑप्शन ए 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी अक्सर डिफरेंट प्लेसेस पर जो है ये एमसीक्यूज पूछा जाता है, तो आप इसे भी याद कर लें। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, सब्सटेंस विच कैन बी यूज्ड एज मॉडरेटर इन अ रिएक्टर इज ग्रेफाइट, हैवी वाटर, कैडमियम, यूरेनियम। न्यूक्लियर रिएक्टर में पूछ रहा है कि हमारे पास डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं जो न्यूट्रॉन को स्लो का यानी कि हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स को थर्मल न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट करने के लिए या स्लो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो वो कौन से मटेरियल होते हैं जो न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं? उन्हें मॉडरेटर कहा जाता है। तो इसका जो आइडियल मॉडरेटर है वो है हैवी वाटर। हैवी वाटर की ये प्रॉपर्टी है कि एक तो ये ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, दूसरा ये जो न्यूट्रॉन है उनको एब्जॉर्ब नहीं करता है। जैसे कैडमियम है, कैडमियम न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर ये ब्रीडर रिएक्टर हो तो उसमें न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो जाए तो चेन रिएक्शन हमारे पास नहीं होगा। तो ब्रीडर रिएक्टर में हमें न्यूट्रॉन जो है वो स्लो स्पीड चाहिए होते हैं, तो वहाँ पर हम लोग उनको स्लो डाउन करने के लिए यानी कि फ्यूजन रिएक्शन जो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं उनको स्लो करने के लिए मॉडरेटर का इस्तेमाल करते हैं, और बेस्ट मॉडरेटर जो है वो हैवी वाटर है हमारे पास। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू इज द हाफ लाइफ ऑफ फास्फोरस 32 इज 15 डेज। ये कह रहा है कि 32 फास्फोरस जिसका एटॉमिक नंबर 32 है फास्फोरस का, उसकी हाफ लाइफ है 15 दिन 15 डेज। अ गिवन मास ऑफ फास्फोरस 32, ये कह रहे हैं कि कोई भी मास जो है हम लोग फास्फोरस का देते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू के मुकाबले 1/4 जो है वो कितने दिनों में बाकी रहेगा? 90 डेज, 60 डेज, 45 डेज, 30 डेज। तो ऐसे एमसीक्यूज की कैलकुलेशन बिल्कुल ईजी है कि अगर हमें कोई भी फास्फोरस का जो है वो मास दे दिया जाए और उसकी 15 डेज हमें पता है कि हाफ लाइफ है, तो 15 डेज बाद वो अपना आधा यानी कि 1/2 बच जाएगा, और फिर 15 को डबल करते हैं तो 30 डेज बाद वो उसका आधा है 1/2 का आधा यानी कि 1/4 जो है वो बचेगा। तो 1/4 का उसने पूछा है तो 15 और 15 30 डेज बाद जो है वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू की 1/4 जो है वो उसकी वैल्यू बचेगी। और इसी तरीके से 45 डेज बाद वो 1/8 बचेगा अपने ओरिजिनल वैल्यू के मुकाबले में, और इसी तरीके से 16 डेज में 1/16 जो है वो बचेगा। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं।
इस MCQs का जो करेक्ट ऑप्शन है डेट इज़ 30 डेज। नेक्स्ट MCQs इज विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल पार्टिकल्स इज हैवीएस्ट। इन्होंने कुछ ऑप्शन दिए हैं, इलेक्ट्रॉन, मियोन, न्यूट्रिनो और मिजॉन। ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा पार्टिकल जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल जो है हैवीएस्ट है। तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन, मियोन और न्यूट्रिनो ये एक ही फैमिली के हैं, लेप्टॉन फैमिली के, जबकि मिजॉन जो है वो क्वार्क फैमिली के हैं और दो क्वार्क, एक क्वार्क और एंटी क्वार्क से मिलकर बनते हैं। तो मिज़ॉन जो है वो इन सबसे हैवीएस्ट है। बाज़ औक़ात मिज़ॉन इतने भी हैवीएस्ट होते हैं कि वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन से भी ज़्यादा हैवी हो सकते हैं। तो इनसे तो ये सबसे मिज़ॉन हैवी है। सो ऑप्शन डी, मिज़ॉन इज़ द हैवीएस्ट पार्टिकल फ्रॉम द फॉलोइंग्स। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ इज़ फिजन रिएक्शन ऑफ यूरेनियम 235 इज़ एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, बोथ ए एंड बी, डी है ऑल ऑफ दिस। ये कह रहा है कि फिजन रिएक्शन जो है यूरेनियम 235 का वो कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है या बोथ है। तो याद रखिएगा फिजन रिएक्शन जो है वो जब आप ये रिएक्शन करवाते हैं उसमें हीट रिलीज होती है, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। इसी के जो बरक्स है हमारे पास फ्यूजन रिएक्शन जो है उसे आप हीट, उस रिएक्शन करवाने के लिए आपको हीट देनी पड़ती है, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। जबकि फ्यूजन रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक है। इन दिस रिएक्शन हीट इमिट्स आउट फ्रॉम द रिएक्शन। तो ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट दिस फॉर एन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर Z एंड एटॉमिक वेट A, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस इज। ये एटॉमिक मास का फार्मूला है कि एटॉमिक मास बराबर होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यहाँ पर प्रोटॉन्स जो है एटॉमिक नंबर उन्होंने दिया हुआ, एटॉमिक मास भी दिया हुआ है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बनेगा एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, तो A माइनस Z बिल्कुल ईजी है, 9th की केमिस्ट्री में और फिज़िक्स में भी हमें पढ़ाया जाता है। तो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक न्यूट्रॉन नंबर जो होंगे वो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर के बराबर होंगे, A माइनस Z। नेक्स्ट MCQ इज नॉर्मली द मीटर ऑफ द ट्रांजिस्टर हैज़ टू बी। ये कह रहा है कि ट्रांजिस्टर का जो मीटर होता है वो नॉर्मली किस कॉन्फ़िगरेशन पर रखा जाता है, फॉरवर्ड ब्यास होता है, रिवर्स ब्यास होता है, मे बी फॉरवर्ड और रिवर्स ब्यास, ऑप्शन डी मे नॉट बी ब्यास्ड। तो ये याद रखिएगा कि ट्रांजिस्टर का जो मीटर होता है वो नॉर्मली फॉरवर्ड ब्यास रखा जाता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन, फॉरवर्ड ब्यास। नेक्स्ट MCQ इज मॉडर्न फिजिकल थ्योरीज इंडिकेट दैट। मॉडर्न फिजिकल थ्योरीज हमें ये बताती हैं या इंडिकेट करती हैं कि ऑल पार्टिकल्स एग्जिबिट वेव बिहेवियर। तमाम पार्टिकल्स जो हैं वेव बिहेवियर को रखते हैं। ऑप्शन बी ओनली मूविंग पार्टिकल एग्जिबिट वेव बिहेवियर, ऑप्शन सी ओनली चार्ज पार्टिकल, ऑप्शन डी ओनली अनचार्ज पार्टिकल। तो मॉडर्न फिजिकल थ्योरीज जो है, मॉडर्न फिजिक्स में हमारे पास जो थ्योरीज हैं वो ये इंडिकेट करती हैं कि जो भी पार्टिकल हैं उन वो सारे के सारे वेव जो है वो बिहेवियर को एग्जिबिट करते हैं, उन सब की वेव बिहेवियर जो है। हर पार्टिकल पार्टिकल नेचर भी रखता है और वेव बिहेवियर भी शो करता है। सो ऑल पार्टिकल्स एग्जिबिट वेव बिहेवियर। नेक्स्ट MCQ इज द स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑफ एन एलिमेंट व्हेन इट रेडिएट्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज। ये कह रहा है कि जब किसी एलिमेंट को आप मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारेंगे तो उससे निकलने वाली जो स्पेक्ट्रल लाइन्स हैं, रेडिएट होने वाली जो स्पेक्ट्रल लाइन्स हैं वो स्प्लिट हो जाती हैं। इस फिनोमिना को, इस इफेक्ट को क्या कहा जाता है? श्रोडिंगर इफेक्ट कहा जाता है, ज़ीमन इफेक्ट कहा जाता है, इंड्यूस्ड एमिशन, पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो इस फिनोमिना का कि जब किसी एलिमेंट को मैग्नेटिक फील्ड में से पास करवाया जाए तो वो उससे निकलने वाली जो स्पेक्ट्रल लाइन्स है वो स्प्लिट होंगी, ये हमें ज़ीमन ने बताया था, तो इस इफेक्ट को ज़ीमन इफेक्ट कहा जाता है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ। उम्मीद है कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। मज़ीद आने वाली वीडियोस को देखें ताकि हमारे जो लेक्चर की SST की प्रिपरेशन जो है वो होती रहे। हमारे चैनल को एक बार फिर से आपको याद करवाऊँ कि सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको पता चल सके। थैंक यू।